विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम। भारतीय इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, और उसमें आज हमने करना है खिलाफत आंदोलन। क्या करना है? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924, 1919 से 1924। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत क्या था? सबसे पहले तो यही ध्यान रखना आपने, 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष चेक कीजिए कौन थे? वीर राघवाचारी। ठीक है, कौन थे? कुछ विशेष अधिवेशन भी होते थे किनके? कांग्रेस के। एक तो दिसंबर में होता था जो मेन अधिवेशन होता था, कुछ विशेष अधिवेशन भी होते थे। 1920 बता रहा हूं मैं, सितंबर 1920 ये विशेष अधिवेशन है। ये क्या है? ये विशेष अधिवेशन है। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। वैसे 1920 में कहां पर हुआ था? कहां दिखा रहा लिस्ट में? नागपुर, ऑरेंज कैपिटल, नीरी का हेडक्वार्टर। कौन थे अध्यक्ष? वीर राघवाचारी। अब मुझे ये बताओ कि कलकत्ता में 1920 में जो अधिवेशन, विशेष अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता सितंबर करके डालना, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। इनके जो अधिवेशन, मेन अधिवेशन होते थे वो होते थे दिसंबर में। ठीक है, कभी बताया होगा मैंने आपको, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे छोटी उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और बाद में फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो उसी के आसपास मौलाना अबुल कलाम आजाद भी आएंगे, युवा है उस समय। इसमें जो है वो कौन है? लाला लाजपत राय। लाला, एक बार ये भी क्वेश्चन बना, ऐसे कौन से राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए था पर कहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं दिखते हैं? कौन है बताओ? बहुत बड़ा नाम है। तिलक भाई, गांधी जी बन चुके हैं एक बार, 1924 में बेलगाम कर्नाटक में बन चुके हैं। तिलक नहीं बने कभी। तिलक बने? कहीं दिखते हैं लिस्ट में? नहीं दिखते। इतने बड़े नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नहीं कभी। जब होना चाहिए था तब शायद क्या जेल में थे, काफी लंबे समय तक जेल में रहे ना। भारत के मुसलमान टर्की के सुल्तान को, किसको? तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। खलीफा समझते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब 570 एडी में जन्म हुआ, 622 एडी में उन्होंने मक्का से मदीना चले गए, उसको बोलते हैं हिजरत। ठीक है, इस्लाम में हिजरी सम्मत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 622 एडी से माना जाता है। उसके बाद 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कौन हुए? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। फिर ऐसे करते करते खलीफा, जो खिलाफत बोलते हैं, तो खलीफा चलती रही, मतलब अलग अलग जगहों पर चली। कभी मिस्र में रहे खलीफा, कभी क्या बोलते हैं मकदूनिया में रहे, कभी आपके यहाँ भी रहे सीरिया। एक टाइम ऐसा आया जब टर्की के राजा को ही खलीफा माना जाने लगा। मतलब क्या बोला गया कि टर्की का राजा क्या है? खलीफा। ठीक है, अच्छा, कई शत्रु भी थे इनके। आपने सुना होगा हलाकू, हलाकू ने मेरे ख्याल से, चेक करना, खलीफाओं का अंत कर दिया था। मतलब मार काट जिसको बोलते हैं, है ना, क्या हलाकू ने किया था? खिलाफत मतलब ऐसा होता था ना कि परिवार में कोई भी सदस्य जीवित ना रहे, मतलब रक्त ना रहे, अब उस रक्त का कोई भी व्यक्ति जीवित ना रहे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं पर क्या होता था? एक व्यक्ति आता था जो बोलता था कि मैं उसी रक्त से हूं, तो उसको खलीफा बनाया जाता था। ये सुना है आपने? हलाकू को देखिए, हलाकू। तो भारत में मुसलमान जो थे वो टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। जैसे हिंदुओं में जो धर्मगुरु होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं, शिव का अवतार माने जाते हैं, वैसे मुस्लिमों में पहले क्या था? खलीफा उनके धर्मगुरु होते थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में
तुर्की जो था वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। टर्की का क्या कर दिया? विघटन कर दिया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति किसके प्रति हो गई? तुर्की के प्रति हो गई कि भाई हमारे खलीफा का अपमान हो गया है, तुर्की का आपने विघटन कर दिया। मुस्लिम लीग जो थी वो अंग्रेजों का पक्ष लेती थी, अब क्या हो गया? मुस्लिम लीग विरोधी हो गई एक तरह से, कि टर्की का विभाजन हो गया, है ना। हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, मेन जो है ये हैं मोहम्मद अली और शौकत अली आदि तुर्की के समर्थक थे। क्या थे? ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको। हकीम अजमल खान का नाम याद करना पड़ेगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद करना पड़ेगा, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का नाम याद करना पड़ेगा, मौलाना अल हसन का नाम, अब्दुल बारी, और मेन जो नाम है वो मोहम्मद अली और शौकत अली आदि तुर्की के समर्थक थे। अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की और इस्लाम की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। क्या की? हलाकू का पढ़ा आपने भाई? मिला हलाकू? नहीं। क्या उसने हत्या की थी? खलीफाओं के परिवार की हत्या की थी कि नहीं की थी हलाकू ने? ये बता दीजिए मुझे। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन के उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। गांधी जी के पास पहुंचे लोग, उन्होंने कहा आप हमें क्या करो, सहयोग प्रदान करो। गांधी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है? सुनहरा अवसर है। क्या है? ठीक है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? आंसर 17 अक्टूबर 1919। सिंगल क्वेश्चन होगा, 1 नंबर मिलेगा। 17 अक्टूबर 1919। हाँ जी, हलाकू ने किया था, हत्याएं की थी। उसका मानना यह था कि मैंने खलीफा के वंश के सारे लोगों को क्या कर दिया? हत्या कर दी। पिक्चर भी बनी है, इसमें पुरानी पिक्चर है हलाकू, देखना। चलो, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। बहुत बड़ी घटना भाई, महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? आंसर महात्मा गांधी को सौंपी गई। 13 जनवरी 1920 को डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वाइसरॉय से मिलने गया, लेकिन खाली हाथ वापस आया। 10 अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तुर्की का विभाजन हुआ सीवर्स की संधि से कब? 10 अगस्त 1920 को। भारतीय खिलाफत कमेटी ने 1924 ईस्वी में विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की भेजा। मुस्तफा कमाल पाशा ने इस प्रतिनिधिमंडल को की केवल उपेक्षा ही नहीं की, बल्कि 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया। तो एक बार तो हलाकू ने किया था, खलीफाओं का क्या, पूरे वंश का क्या कर दिया था? हत्याएं कर दी थी, लेकिन उसमें भी कुछ रक्त संबंध में कुछ बच गए, फिर खलीफा बने वो आगे चलकर। ठीक है। दूसरा खिलाफत का अंत करने वाला जो व्यक्ति है वो मुस्तफा कमाल पाशा है। कौन है? मुस्तफा कमाल पाशा। जैसे जर्मनी में हिटलर बताया मैंने, इटली में मुसोलिनी बताया, वैसे ही टर्की में कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा ने एक बात कही थी, उसने कहा था हमें अब यूरोपियों के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? और उसने वैसा किया, उन्हीं के तरह पहनावा किया, तौर तरीके अपनाए। तो एक टर्की का पार्ट आज भी आपको यूरोप की तरफ दिखता होगा, जो कि यूरोपीय टर्की कहलाता है। एक तो एशियन टर्की हो गया, एक यूरोपियन टर्की हो गया। दोनों के बीच में 2 स्ट्रेट पड़ती हैं, एक स्ट्रेट ऑफ दो स्टेट पड़ती है। कौन कौन सी? सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में पड़ती डार्डनलीज। डार्डनलीज 2 स्टेट होंगी वहां पर। देखिए,
एशियन टर्की और यूरोपीय टर्की के बीच में दो जल संधियां होंगी, सी ऑफ मरमरा और बॉस्फोरस। कौन सी स्टेट? बॉस्फोरस स्ट्रेट होगी और एक डार्डनलीज स्ट्रेट होगी। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो होगी वो किसके बीच में है? ब्लैक सी और एजियन सी। और जो दूसरी वाली है डार्डनलीज स्ट्रेट, उसी के नीचे होगी, आसपास होंगी दोनों शायद। बड़े मैप में देखिए, चेक कीजिए। तो उसको आज भी जो यूरोपीय टर्की है उसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? टर्की को, क्योंकि स्थिति वहां की थोड़ा क्या है, डाउन है। समझ में आया? तो भाई सीवर्स की संधि के बाद टर्की का विभाजन हो गया, 10 अगस्त 1920 को हुआ। भारतीय खिलाफत कमेटी 1924 ईस्वी में विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल क्या किया, टर्की भेजा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस प्रतिनिधिमंडल की केवल उपेक्षा ही नहीं की, बल्कि 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसने कहा अब कोई खलीफा नहीं होगा। आपको ध्यान होगा, सीरिया एक देश है, बड़ी स्थिति खराब है। क्या हुआ था वहां पर? कोई एक व्यक्ति था जो खलीफा बनना चाह रहा था। अमेरिका को पता है कि अगर कोई खलीफा बन गया तो वो संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक होगा। तो फिर क्या हुआ? सीरिया का क्या किया गया? भाई सीरिया में था ना, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, विध्वंस हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, कमाल पाशा ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके मित्र राष्ट्रों के साथ नई संधि कर ली। क्या किया? कमाल पाशा ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके मिस्र राष्ट्रों के साथ एक नई संधि कर ली। उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया। खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को सलाह दी कि उनके सामने एकमात्र रास्ता असहयोग का है। समिति द्वारा गांधी जी का यह सुझाव मान लिया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पहली बार भारत ने विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्या? सितंबर 1920 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय, कलकत्ता। क्या हुआ? पहली बार कांग्रेस ने भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, दूसरा विधान परिषदों का बहिष्कार करने और तीसरा असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन प्रारंभ करने का क्या किया? निर्णय लिया। मिल गई भाई दोनों स्टेट? बॉस्फोरस स्टेट मिल गई, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में, और दूसरी डार्डनलीज स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में क्या है? अगर आपको एशियन टर्की से यूरोपियन टर्की पर जाना होगा तो आपको ये स्ट्रेट पार करनी होंगी, या तो डार्डनलीज या बॉस्फोरस। समझ में आ गया? और ये भी ध्यान रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? क्या पूछा भाई? अंडर वाटर रेलवे। क्या पूछा? देखिए, एक तो आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। जब एक नंबर से फेल होंगे ना तब समझ में आएगा भाई, इसलिए ध्यान दो यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मैं। एक अंडर वाटर रेलवे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, एक अंडर वाटर रेलवे आपका टर्की पे है, यहाँ पर टर्की से टर्की यूरोप की तरफ जाने के लिए। समझ में आया? ठीक, आगे देखिए। अब असहयोग आंदोलन 1920-21, असहयोग आंदोलन 1920-21 जब समझाया जाता है ना तो उसमें ध्यान दिया करें कृपया। क्या होता है कि पेपर में जब एक नंबर से रुकता है ना, अभी एक बालक 0.16 नंबर से रुका हुआ है, कितने से? तब समझ में आता है 0.16 नंबर का महत्व क्या होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1921, कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। दोनों क्वेश्चन बने हैं, ये क्या हुए हैं? पुष्टि कहां पर की गई ये भी पूछा, आंसर नागपुर में। कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये भी पूछा हुआ कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पास हुआ, तो आपने तब बोलना है विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता, अध्यक्षता लाला लाजपत राय। लेकिन पूछेगा पुष्टि कहां पर हुई, उत्तर प्रदेश वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन,
लोक सेवा आयोग। उन्होंने ये नहीं पूछा कहां पर पास हुआ, उन्होंने कहा पुष्टि कहां पर हुई, आंसर नागपुर में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। क्या किया? स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने लिखा था। फिर क्वेश्चन बना कि असहयोग का प्रस्ताव किसने लिखा था, आंसर महात्मा गांधी ने लिखा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कॉपरेट नहीं करना है, किसको? ब्रिटिशर्स को। मैंने आपको बताया भी था, पहले कॉपरेट किया इन्होंने, भर्ती वाले सार्जेंट कहलाए। बाद में जब पता चला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे पहले रॉलेट एक्ट, जब इस तरह की चीजें मिली तो फिर गांधी जी ने कहा असहयोग होगा। क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया। दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की। अब वो रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे? आपको 2 तरह के कार्यक्रम पढ़ने हैं, एक रचनात्मक और दूसरे थोड़े नकारात्मक। रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे, नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? रचनात्मक में क्या हो रहा है? पॉजिटिव होंगे, जैसे सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। चौथा, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहित करना, चौथा, यथासंभव हिंदी का प्रयोग, नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य को लेकर पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय, जिसमें केवल आवेदन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार के कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्रवाई भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दिया। अभी तक कांग्रेस इससे पहले क्या करती थी? केवल आवेदन करती थी, अपील भेजती थी कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, जिसको कि क्या राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी गई। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, इसको सीधी कार्रवाई के रूप में टैक्स ना देने जैसी सीधी कार्रवाई को भी शामिल किया और उसको अपनाने पर जोर दिया। कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावरकर और शंकर नायर ने कांग्रेस छोड़ दी। कमाल की बात है, एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दी। वैसे भी वो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद बदल गई थी। कौन? एनी बेसेंट। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ दी, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस छोड़ दी, सर नारायण चंद्रावरकर, शंकर नायर, इन सब ने कांग्रेस छोड़ दी। सिर्फ किस पर? कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में। समझ में आ गया? एनी बेसेंट और महात्मा गांधी की तो बड़ी ठनती थी, एक स्थान पर तो शैतान बुढ़ा भी कहा है उन्होंने, ठीक है। इधर इवन अंबेडकर ने भी एक जगह पर कहा है गांधी जी को कि ये क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अपना स्तर नहीं उठाते। ये कथन आए हैं पेपरों में, क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसका कथन है, तो डॉक्टर अंबेडकर का है कि गांधी क्या करते हैं? क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं और अपना स्तर नहीं उठाते। क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाना मतलब, चलो जी असहयोग आंदोलन शुरू करो, 1 वर्ष में स्वराज, और फिर उसके बाद एक चोरा चोरी घटना होती, कहते हैं मैं वापस ले रहा हूँ। क्या करते हैं? वापस ले रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन आया कि मैं रेत की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। महात्मा गांधी धमकी देते हैं कांग्रेसियों को, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा कि जो कांग्रेस से भी क्या होगा? बड़ा होगा। भाई यही तो देखा जाता है भाई प्री में। आपने किताब को कैसे पढ़ा, उन पॉइंट्स को आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, फैक्ट्स पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो प्री जो होता है मेन जो क्या होता है, फैक्चुअल होता है, फैक्ट्स पर ध्यान देना आपने क्या। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रचनात्मक कार्यक्रम, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची तैयार की थी उसमें कौन शामिल नहीं है? तो आपने जो मैंने 5 चीजें बताई कम से कम वो याद रखनी है।
क्लियर हो गया। अगला, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों के दो मुख्य भाग थे, जिनमें एक रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक था। क्या था? अब फिर दोबारा, रचनात्मक कार्यक्रमों में क्या शामिल था? रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना। राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना। अच्छा, क्यों करनी पड़ी? अगर हम नकारात्मक कार्यक्रम को पहले पढ़ लें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रचनात्मक कार्यक्रम क्यों किए गए। समझ में आया? मैं आपको बताता हूं कि नकारात्मक कार्यक्रम को दोनों को साथ लेके पढ़ता हूं। नकारात्मक कार्यक्रम में बोला कि सरकारी उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। सरकारी उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को क्या करना? आपने लौटाना है। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना है। अब आप बोलो कि अगर बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ देंगे, कॉलेजों को छोड़ देंगे, अदालतों में जो अंग्रेजों की अदालतें वहाँ नहीं जाएंगे लोग अपना न्याय मांगने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए बोला गया राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना। पंचायती अदालतें समझते हैं? जो हमारी परंपराएं थी, पंच प्यारे बैठते थे, 5 लोग बैठते थे, जज, वो निर्णय करते थे। कोई मामला गया, वो बोलते थे, पंच जो होते थे भगवान माने जाते थे। उन्होंने कहा ऐसे होगा अब न्याय, हम अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में न्याय मांगने नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? दूसरा जो रचनात्मक कार्यक्रम था वो था अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, अनटचेबिलिटी का अंत करने की बात की गई, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, तो ये भी रचनात्मक कार्यक्रम था। तीसरा था स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई। भाई जब बोल दिया कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है नकारात्मक में, तो फिर पहनेंगे क्या? तो भाई गांधी जी ने कहा कि चरखा चलाओ, सूत कातो, कम पहनो, 2 जोड़ी कपड़ा बना के रखो, एक को धो एक को पहनो। खुद भी क्या किया उन्होंने? कम कपड़े पहने, है ना? क्या किए? तो स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई। अब इन पर खास ध्यान देना होता है आपको। यहां से प्री के क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक कार्यक्रम था, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक कार्यक्रम था। तो नकारात्मक कार्यक्रमों की सूची: सरकारी उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोह का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोह आदि का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, स्वदेशी का प्रचार तो किसमें आ जाएगा आपका? किसमें? रचनात्मक में आ जाएगा। अवैतनिक पदों से, किसमें? ध्यान देना, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों में नामांकित पदों से त्यागपत्र। जब हम क्या पढ़ रहे थे? बंगाल विभाजन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वहां पर हमने उसका स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा। स्वदेशी मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा? सरकारी नौकरियों से त्याग। अब यार कुछ लोगों ने त्यागा होगा, लाले पड़ गए होंगे भाई किस चीज के? खाने के। गांधी जी समझ गए थे एक तो सारे लोग बात मानेंगे नहीं, इसलिए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अवैतनिक पदों से त्याग। जिसमें वेतन नहीं मिलता है ऐसे पदों को क्या कर दो? त्याग दो। अच्छा, जो चुन के गया होगा वो भी क्या नहीं छोड़ेगा भाई, चुनाव बार बार थोड़े जीता जाता है। उन्होंने कहा नामांकित पदों से त्यागपत्र। जो पद आपके कैसे नॉमिनेटेड हैं, आपको नॉमिनेट किया गया, उन पदों से त्यागपत्र दे दीजिए। क्या कीजिए? असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था उसी दिन क्या हो गया? 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि देश के बहुत बहुत बड़े नेता थे, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रम को 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपए एकत्र करना और समूचे भारत में 20 लाख पर्चे बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल कर लिया। क्या कर लिया? देखिए, बड़े लोगों की मृत्यु को भी कैश किया जाता है। क्या किया जाता है? कैश किया जाता है। कैसे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को, तो बोला गया स्वराज कोष बनाएंगे, तिलक कोष बनाएंगे इनके नाम पर, और उसमें क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए उस जमाने में। क्या? और किया, पैसा इकट्ठा हुआ उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। तिलक के नाम पर क्या क्या लोगों ने, भले ही 25 पैसे दिए, किसी ने 10 पैसे दिए, किसी ने 5 पैसे दिए, लेकिन दिए। और क्या हुआ? ऐसे करते करते पूरे देश में ये बोला गया 1 करोड़ रुपए एकत्रित करना है, 20 लाख पर्चे क्या करने? बंटवाने। ठीक है। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली।
वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। करीब 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया और 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। क्या किए गए? नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। सबसे ज्यादा जो लड़कों ने स्कूल छोड़े वो कहां पर छोड़े? बंगाल में छोड़े। कहां पर छोड़े? नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने। नेशनल कॉलेज कलकत्ता, राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य कौन बने? सुभाष चंद्र बोस बने। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल असफल रहा। दक्षिण भारत में मद्रास में कम से कम असफल रहा। ठीक है। आंदोलन के दौरान कई वरिष्ठ वकील एवं बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े। ये लोग, इन्होंने अपनी अपनी वकालत क्या कर दी? छोड़ दी। और ये छोटे मोटे वकील नहीं थे, ये बड़े वकील थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। क्या थे? सारे बड़े वकील थे। वकालत ऐसे नहीं होती थी अगल बगल से। कहाँ जाना पड़ता था भाई? इंग्लैंड पढ़ने जाना पड़ता था बैरिस्ट्री करने के लिए। कहाँ? इंग्लैंड। ठीक है। तो गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक वापस कर दिया, जो कि उन्हें साउथ अफ्रीका में मिला था। जो जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक वापस कर दिया। कैसरे हिंद वापस कर दिया, है ना, क्योंकि सहयोग किया था ना कभी प्रथम विश्व युद्ध में, तो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। किसको? गांधी जी को। वापस कर दी। गांधी जी का अनुकरण करके सैकड़ों अन्य भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ों की आंदोलन के समय सार्वजनिक होली जलाई गई। क्या की गई? टैगोर ने इसको अच्छा नहीं माना। इसको, ये जो सार्वजनिक होली जलाई गई, इसको ठीक नहीं माना। उस पर एक कथन पूछा गया कि ये किसने कहा, तो ऐसा लगता नहीं था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, लेकिन उन्हीं का कथन था। उत्तराखंड पीसेस में पूछा गया था कुछ, सार्वजनिक जो कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है। चलो जी, उस समय अगर कोई विदेशी कपड़े पहनता था तो क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि अंग्रेजों का चाटुकार है और देशद्रोही टाइप का माना जाता था। कैसा? तो सूट बूट पहनना बहुत अच्छी चीज नहीं थी। असहयोग आंदोलन के समय शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि हुई। किसकी? ताड़ी समझते हो? ताड़ के पेड़ से निकलती है ताड़ी। कहां से? अच्छा, एक अभी पॉइंट आया था कि 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपए एकत्र करने तथा समूचे भारत में 20 लाख पर्चे बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल किया गया। ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयवाड़ा जगह पूछी गई थी, कहाँ पर हुआ है? आंसर विजयवाड़ा। किस नदी के किनारे विजयवाड़ा? हाँ जी, कृष्णा नदी के किनारे है। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ विजय होगी। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर। ऐसे ही एक मैंने और बताया था आपको, राजमंदरी, वो किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। किसके तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में, जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे, उस समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का निश्चय कर लिया और उसे पूरा किया अंतिम समय तक। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में। भाई, हाथ से बनी हुई चीज क्या होगी? महंगी होगी। पहले आप सूत कातोगे, फिर उसको क्या करोगे? बुनोगे, तब जाके कपड़ा बनेगा। कई दिन लगेंगे कपड़ा बनने में, तो क्या होगा? महंगा होगा। अभी भी जो खादी ग्रामोद्योग दुकानें होती हैं, उस पर सब्सिडी मिलती है आपको, तब जाके आपको सस्ता मिलता है खादी। और इस देश के लिए बेस्ट कपड़ा जो है वो खादी ही है। कॉटन से बना होता है ना। किससे? इस देश के लिए पॉलिस्टर अच्छा नहीं है। क्या है? कॉटन सबसे अच्छा कपड़ा है, क्योंकि गर्म देश के लोग हैं। चलो, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, कौन आया भाई? प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन, सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया।
वेल्स के बंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान और उजड़ी हुई नजरें आई। उजड़ी हुई यानी प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा था, भारत में आ रहा था, मुंबई आ रहा था और कोई नहीं सड़क पर। क्या ये विरोध होता है? क्या होता है? विरोध की हम आपको देख रहे। किसी भी नेता का खून तब बढ़ता है जब भीड़ ज्यादा होती है। क्या होती है? क्या होगी? भीड़ खत्म, हीमोग्लोबिन डाउन। जो चेहरे पे जो लाली होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। समझ में आया? जितने ज्यादा समर्थक उतना ज्यादा क्या दिखेगा आपको? चमक दिखेगी चेहरे पे। खाना नहीं खाएंगे भले ही, पर चमक दिखेगी। किस चीज की? समर्थन की। चलो, दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही वर्ष की समाप्ति पर अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, तो दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दे दी। किसको दे दी? सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में, कहां पर? अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगले कदम के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वाइसरॉय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली गई, सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां अगर वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन में हिंसा की बढ़ रही घटनाओं से गांधी जी चिंतित थे। अली बंधुओं ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को और भड़का दिया। अगस्त 1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह, सुना है? अली मुस्लियार नेता कौन था इनका? हिंदुओं की हत्या की गई थी इसमें। दक्षिण भारत में मैंने कहा जल्दी से दंगे होते नहीं है हिंदू मुस्लिम, लेकिन मोपला विद्रोह हुए। मोपलाओं ने हिंसा का भयंकर कृत्य कर डाला। गांधी जी द्वारा वाइसरॉय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के, अब ये ध्यान रखना आपने, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कहां पर भाई? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को एक भयंकर घटना घट गई। 4 फरवरी 1922 को एक भयंकर घटना घट गई। चोरी चोरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने, उन्मादी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। क्या कर दिया? थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चोरी चोरा कांड की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में, यहाँ इसको ध्यान देना, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हो गया? तो चोरी चोरा कांड कब हुआ भाई? 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं पर 5 फरवरी 1922 लिखा होता कुछ किताबों में, है ना। और 12 फरवरी, 7 5 12, 7 दिन बाद लगभग, क्योंकि पहले जो किताबें थी उसमें 5 फरवरी लिखा होता था, हम लोगों ने 5 फरवरी पढ़ा है 1922 को, ठीक है। कुछ नई पुस्तकें क्या कर रही हैं, 4 फरवरी 1922 लिख रही हैं। मैंने कहा 7 दिन बाद गांधी जी ने वापस लिया। दोनों क्वेश्चन उत्तराखंड में बने। चोरी चोरा कांड की डेट पूछी है, साथ में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया ये डेट पूछी है। डेट में ही फंसते हैं भाई, इसलिए याद कर लो। 12 फरवरी 1900, कहाँ पर? बारदौली। बारदौली कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बारदौली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश स्तब्ध रह गया, आघात पहुंचा देश को। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सी.आर. दास, कौन? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, अली बंधु आदि ने गांधी के इस निर्णय की क्या की? आलोचना की। गांधी का ग्राफ बिल्कुल डाउन, जितने ऊंचे
ग्राफ पर पहुंचे थे, वहीं से एकदम से क्या हो गया, डाउन चले गए। आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा। किसमें लिखा? यंग इंडिया अखबार था, में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ। ये किस अवसर पर कहे गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कहे। किस अखबार में कहे? यंग इंडिया में कहे कि मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी। हालांकि 6 साल नहीं रहे वो, पर 6 साल की कैद सुना दी। अगर हम मूल्यांकन करते हैं असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला जन आंदोलन था। क्या था? इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप तथा स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। कांग्रेस अब लोकप्रिय, लोकतंत्रीय, अखिल भारतीय संस्था तथा भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। ठीक है। कूपलैंड ने कहा है, कूपलैंड एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डाला, वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं अपितु शक्ति के द्वारा। वह शक्ति जो हिंसात्मक थी, उनका आंदोलन शहरी बुद्धिजीवी वर्ग तक न सिमट कर गांव की आम जनता तक पहुंच गया और जागृति पैदा करने लगा। क्या करने लगा? जागृति पैदा करने लगा। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार 1921 ने देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल दिया। इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल और बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रव्यापी आधार दिया, बल्कि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसे क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन की आकस्मिक स्थगन से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। 1923 और 27 के बीच में देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। केरल स्थित मालाबार क्षेत्र में मोपला अली मुस्लियार जिनका नेता था, किसानों ने हिंदू भूसामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके भयंकर रक्तपात किया, हत्याएं की। ठीक है। असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में तो सफल नहीं रहा, लेकिन इसकी चरम उपलब्धि तत्कालीन हानियों से काफी अधिक थी। ऐसे ही अंत किया जाता है क्वेश्चन का मुख्य परीक्षा में भी, कि इसकी चरम उपलब्धि तत्कालीन हानियों से अधिक थी। क्लियर हो गया? तेज इसलिए पढ़ रहा हूं, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए उसको। क्या कीजिए? बार बार क्या करना, आपने सुनना है, बार बार लिखना है। बीच बीच में मैं पॉइंट बता रहा हूं कि ये कथन किसका है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। इसके बाद में बताऊंगा आपको स्वराज पार्टी का गठन 1923। ठीक, अगले लेक्चर में।